वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से पॉइंट वाइज। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसी को इसमें लिया गया है, जो कि UPSSC वीडियो री एग्ज़ामिनेशन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही UPSSC की सभी परीक्षाओं के लिए और इसके साथ ही जहाँ भी सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बस इसको पॉइंट वाइज देखना है, बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा यहाँ से। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कौन कौन से नामों का प्रयोग होता है? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था 1921 में। किसने किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था और राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में स्थित है, जबकि जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। ये पूछा जाएगा कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कौन है? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा जाता है। किसने कहा है? पिग्गट महोदय ने कहा है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता को किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया। रेडियो कार्बन ये एक वो है तंत्र, मतलब ये कार्बन 14 से पता चलता है कि नवीन विश्लेषण पद्धति है ये, जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि का मालूम चलता है। इससे पुरानी तिथि का प्रयोग करते हैं रेडियो कार्बन से। तो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है ये अनुमान लगाई गई है कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, जो कि सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी, 2300 से 1900 तक। उसके बाद ये विलुप्त हो गए, महामारी का शिकार हुए, क्या हुआ नहीं मालूम। ये सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की कला विधि का निर्धारण किया हुआ है। कौन से, मतलब सभी ने बताया है कि ये इस समय से इस समय तक इसका कलाविधि रहा है। जैसे कि जॉन मार्शल ने बताया है 3250 ईसा पूर्व से 2750, 3250 से 2750। अर्नेस्ट मैके ने बताया है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, यानी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2000 ईसा पूर्व। गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर विलर ने बताया है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का कलावधि निर्धारित किया है और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक। तो ये जो है ये अलग अलग विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के बारे में भी ये समय निर्धारित किया है कि इस समय से इस समय तक था। अब तक इस सभ्यता के अवशेष अफगानिस्तान में सुरतगोई और मुंडीगाग में, अफगानिस्तान के सुरतगोई और मुंडीगाग में, पाकिस्तान में पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में है। पूर्वीय पूरा स्थल आलमगीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूरा स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में और दक्षिण पूरा स्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है और वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कि 4 प्रजातियां थी। कौन कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, काकेशियन। कौन कौन से हैं? 4 प्रजातियां। भूमध्य सागरीय,
अल्पाइन और मंगोलाइड। भूमध्य सागरीय ये इंडो यूरोपियन या फिर कैस्पियन में है, और अल्पाइन और मंगोलाइड ये 4 प्रजातियां हैं प्रकार की। मोहनजोदड़ो के निवासी जो हैं वो अधिकांशतः भूमध्य सागर के प्रजाति थे। सिंधु संस्था के संस्थापकों के संबंध में ये विद्वानों के विचार दिए हुए हैं इस लिस्ट में। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं आर्य। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि ये सुमेरियन इनके निर्माता हैं, और राखलदास बैनर्जी ने कहा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता है द्रविड़। तो ये अलग अलग लोगों के संस्थापक हैं, सिंधु सभ्यता के संस्थापक हैं ये, जिनके ये विचार हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें इन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वो निम्नलिखित वर्ग हैं। कौन कौन से? ये नगर हैं जो कि खुदाई की गई हैं: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन, अन्य नगर एवं कस्बे। तो हड़प्पा के जो टिले हैं या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिली थी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिया था। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। 1926-27 और 33-34 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टिलों में पूर्वीय टिले को नगर टीला, पश्चिमी टिले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे कि समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा के जो आवास क्षेत्र हैं वहाँ के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसका नाम जो है वो समाधि R37 रखा गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टिले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। नगर की रक्षा के लिए जो पश्चिम की ओर दुर्ग टिला था उसको व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टिला, तो इसे मृतकों का टिला भी कहा जाता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? राखलदास बैनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है वृहद स्नानागार, सबसे बहुत बड़ा वृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर है और चौड़ाई जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 39 फीट यानी 11.88 मीटर, चौड़ाई है 23 फीट और गहराई है 8 फीट। ये विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मार्शल ने सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सबसे ज़्यादा मिली हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत है विशाल अन्नागार, जो कि 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर मतलब आकार और विशाल भवन के अवशेष मिले उत्तर पूर्व में। तो ये संभवतः पुरोहितावास था, इसको पुरोहित का वास माना जाता है, पुरोहित लोग यहाँ रहते होंगे, या पुरोहितों का विद्यालय भी स्थित रहा हो, पुरोहितों का विद्यालय। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ा था जिसे राजपथ कहा गया है।
सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़क जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, मतलब तो इस जो काटना है इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा गया है। पश्चिमी भाग में जो दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बने नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी योगी का मूर्ति मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए और कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था। 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। 1935-36 में चन्हूदड़ो की खोज 1931 में मजूमदार ने किया था और 1935-36 में उत्खनन करता जो है वो मैके हैं। यहाँ पे सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झोकर और झांगड़ संस्कृति कहते हैं, वहाँ के उसके अवशेष मिले हैं। सिंधु संस्कृति के अलावा उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झोकर और झांगड़ संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष मिले हैं। ये एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ पे मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, मतलब बेड फैक्ट्री, और भट्टी प्राप्त हुई थी मैके को उत्खनन के बाद। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या चीज़ें प्रमुख हैं? अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिला है। वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है? तो चन्हूदड़ो से मिला है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज डॉक्टर SR राव ने किया था। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित ये स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लोथल, यहाँ से फारस की मुद्रा अथवा सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि वहाँ पे मतलब वो डॉक यार्ड है, वहाँ पे लोथल में बंदरगाह, जहाज़ों की गोदी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त अनेक महत्वपूर्ण अवशेष हैं। क्या क्या चीज़ मिला है लोथल से? तो धान मिला है, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 द्विशव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं लोथल से। धान, चावल, बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 द्विशव समाधियाँ। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पूर्व में हनुमानगढ़ जिला है, गंगानगर का ये भाग था। इस स्थल की खोज, कालीबंगा की खोज हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान जो है वो अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगन पूर्व ऐतिहासिक स्थल की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने किया था। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी।
1960-61 में बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया था कालीबंगन का। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधो सभ्यता के नीचे प्राक सैंधो संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक सैंधो के मोहनजोदड़ो के भवन जो थे वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। अगर कच्ची पक्की पूछे तो मोहनजोदड़ो से में पक्की से बने थे और कालीबंगा में कच्ची से। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नलियों, कुओं और स्नानागार बनाने में किया गया था मोहनजोदड़ो में। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। आड़ी तिरछी मतलब टेढ़ा मेढ़ा, आड़ी तिरछी की तरीके से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान यहाँ से कालीबंगा से भी 2 टीले मिले हैं जो कि सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिमी की तरफ जो स्थित टीला है वो छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। पश्चिमी टीले को यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा के पश्चिमी टीले से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 4 या फिर 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं, और दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। तो ये सब भवन कुंड, ये सब चीज़ें चबूतरा कहाँ से मिला? कालीबंगा से। यहाँ से सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरे एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। अब आइए धौलावीरा में आते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था? जोशी ने किया था। 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। खोजकर्ता और उत्खनन हमेशा ही अलग हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जे.पी. जोशी ने खोज किया था और उत्खनन करता है बिष्ट। ये नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो धौलावीरा को 3 भागों में, एक किला, मध्य नगर और निचला नगर, 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है। धौलावीरा से विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। धौलावीरा के जो प्रजाति थे वो मतलब जलाशय प्रबंधन से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। सुरकोटदा से कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। मतलब वहाँ से शवाधान तक तो लोग परिचित थे ही, और साथ ही वहाँ पे कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? सुरकोटदा में। यहाँ घोड़ी की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं दैमाबाद पे। तो महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर दैमाबाद स्थित है। ये सैंधो सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। यहाँ से रथ चलते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे आदि की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। मनुष्य, सांड और गेंडे की आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दैमाबाद से, जो कि रथ चलते हुए हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधो लिपि की एक मोहर, तश्तरी, प्याले आदि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी में आते हैं। ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधो स्थल है राखीगढ़ी। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। तो सतलज नदी के बाएं तट पर रोपड़ स्थित है और इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने किया था, लेकिन 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खुदाई करवाई थी। यहाँ से खुदाई के बाद रोपड़ से मृदभांड, सेलखड़ी की मोहर, चटके, बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं, कुल्हाड़ी मिले हैं।
रोपड़ से मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। तो पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जाता है कि लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती से परिचित थे। अब आते हैं, ये है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित ये नदियाँ हैं। ये लिस्ट के ज़रिए आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के। लोथल भोगवा नदी के। रोपड़ सतलज नदी के। मांडा चिनाब नदी के। दैमाबाद प्रवरा नदी के। आलमगीरपुर हिंडा नदी के। सुतका गेंडोर दास्त या दाश्क नदी के। और भगवानापुरा ये सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृतभांड और मनके मिले हैं। मृतभांड और मनके कहाँ से मिले हैं? आलमगीरपुर से। और कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर और गिलहरी आदि के चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी ये सारी चीज़ें मिली है हुलास में। सेंधो लिपि एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है यहाँ पे हुलास में। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। देसलपुर से क्या मिला है? एक रक्षा प्राचीर मिला है। अब देसलपुर के बाद आएंगे हम सुतका गेंडोर पे। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में आर.एल. स्टीन ने किया था। हड़प्पा स्थल में है ये, इसका खोज किया था आर.एल. स्टीन ने 1927 में। किसका? सुतका गेंडोर का। सुतका गेंडोर जो है ये इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के रूप में स्थित है। सुतका गेंडोर का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। सुतका गेंडोर से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित भाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे और मिट्टी के चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? सुतका गेंडोर से। सोतका कोह सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। सोतका कोह सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज G.F. डिल्स के द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसका आकार सुतका गेंडोर जैसा ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। ठीक है। और यहाँ का सबसे समृद्ध जो है, समझ गए आप, यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप से बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। सीप जिसका चूड़ी बनता है, बहुत पतली पतली सी सीप होती है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है, जो कि पूर्व में हिसार का भाग है। 1974 से 77 में बिस्ट के द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था, बनावली का। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। कौन कौन से? प्राक सेंधो, विकसित सेंधो और उत्तर सेंधो। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। तारांकित यानी स्टार शेप्ड में, स्टार की तरीके से। यहाँ से मोहरे, बनावली से मोहर, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ा आदि के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आते हैं भगवानपुरा। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। J.P. जोशी ने भगवानापुर का उत्खनन करवाया था। यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ मिले हैं। सफ़ेद, काला और आसमानी रंग की कांच की चूड़ी कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा से मिला है। तांबे की भी चूड़ियाँ मिली है। कांच की मिट्टी के चित्रित मनके भी मिले हैं।
मांडा जम्मू और कश्मीर के चिनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। 1982 में उत्खनन किया था जोशी और मधुबाला के द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ पे 3 संस्कृति स्तर प्राप्त हुए। 3 संस्कृतियों के बारे में पता चला है मांडा के, क्या क्या? प्राक सैंधो, विकसित सैंधो और उत्तरकालीन सैंधो। मांडा से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ागर, चट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पीन, एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष मिले। मतलब औजार तो अच्छा खासा मिला ही है और मुहर के भी अवशेष मिले हैं मांडा से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं सिनौली से, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है? नील नदी के द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में ये भूभाग रेगिस्तान था। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। ध्यान रखिएगा कि सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे और उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, फुंसली, हंसली होता है पहनने वाला, एक करधनी, मतलब कि सारी चीज़ें जो है आभूषण वो पहने जाते थे। तो खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियां से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधु लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी, सूती दोनों ही तरीके का होता था। और क्या क्या चीज़ें पहनते थे? कंठहार पहनते थे, आभूषण पहनते थे। और नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। स्त्री के मांग में सिंदूर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नौसारों से मिला है, जो कि हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सिंधु काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु काल में पासा खेल प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ था। रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से ये निष्कर्ष निकल जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे, तो कपास से परिचित थे। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। कपास की खेती कहाँ किस सभ्यता की है? तो सिंधु सभ्यता की है। भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते हैं। भारत से कपास ग्रीस गई और वहाँ के लोग इसी को कपास को ही सिंडन के नाम से पुकारते हैं। भारत में कपास की खेती 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व में के लगभग शुरू किया था मिस्र ने। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटा के स्थलों से कुबड़ वाले ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटा के स्थल से कुबड़ वाले ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृद मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से तांबे से लिपटा हुआ सूती का धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल और चनहूदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल और चनहूदड़ो में मनके बनाने का काम होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। लोथल और बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अब ये प्रमुख धातु है और उनके प्राप्ति स्थल है। कौन से धातु का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबा जो है, मतलब कच्चा माल कहाँ से निकला है? तांबा जो है ये राजस्थान के खितहड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द अफ़गानिस्तान के
बदख्शां के से प्राप्त हुआ है, बदख्शां से। टीन ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ है। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से और अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त हुआ है। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान और अजमेर से प्राप्त हुआ है। शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से। सोना दक्षिण भारत से। जो सबसे ज़्यादा कच्चा माल मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है सोने का, तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से। लाजवर्द अफ़गानिस्तान। टीन ईरान, अफ़गानिस्तान। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से, दोनों ही राजस्थान में है, अफ़गानिस्तान और ईरान से, 3 जगह से चांदी, राजस्थान की 2 जगहों से और एक अफ़गानिस्तान और ईरान से। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान और अजमेर, मतलब राजस्थान की अजमेर से सीसा प्राप्त हुआ है। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ है, गोमेद गुजरात से, और जी से इसको याद रख सकते हैं, गो गुजरात से। सोना दक्षिण भारत, कर्नाटक से। सिंधु निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन तो नहीं था और क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन वहाँ पे नहीं था, क्रय विक्रय जो किया जाता था वो वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु देकर के दूसरी चीज़ लेना, ये वाला प्रचलन था। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके लोथल के बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। बाट कैसा होता था, जो तराजू वाला, वो घनाकार होता था। कुछ बाट बेलनाकार भी होता था, ढोलाकार और वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन यूगीन सुमेरियन लेख से प्राप्त होता है कि मेलूहा, दिलमुल और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। सारगोन यूगीन सुमेरियन लेख से प्राप्त होता है, मतलब ज्ञात होता है कि दिलमुल, मेलूहा और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलूहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुल की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुल को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुल को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। इसको दिलमुल को। मिस्र के साथ में व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से हुई है, कंकाल। सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, विद्वान कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें कि शरीर भेड़ और मस्तक सुरदार हाथी का था। शरीर भेड़ का और मस्तक सुरदार हाथी का, ऐसा चीज़ मिला है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम और मधुचिष्ट विधि यानी लॉस्ट वैक्स से बनाई गई है। धातु मूर्ति जो है वो मोम या वैक्स से बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी के कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ते का साक्ष्य मिला और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति का। जनहुद्रो से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय है। मृद मूर्तियाँ पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों से प्राप्त हुई है। मृद मूर्तियाँ जो हैं वो पुरुषों, स्त्री और पशु पक्षियों से प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की है। मानव मूर्ति जितनी भी है ज़्यादातर स्त्रियों की ही मिली है। सर्वाधिक मृद मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सेंधो काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी है। सेंधो काल में सेल खड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की बनी हुई मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चकोर हैं, लेकिन कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से पशुपति शिव का प्रमाण मिला है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के बाईं ओर बाघ
और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी लगे हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं, 3 मुखी है। तो मार्शल महोदय ने इसे रुद्र यानी शिव बताया है, शिव से संबंधित बताया है। सेंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। कुछ मृदभांड को लाल रंग से रंग करके काली रेखाओं से चित्रित बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। कुछ बर्तनों पर कारीगरी की गई है। सेंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सेंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। तो ये संभवतः एक देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी तरीके से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। मातृ देवी और शिव की पूजा के अतिरिक्त सेंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, कालीबंगा और बनावली के पुरा स्थल से अग्निकुंड और यज्ञ वेदों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पे? उत्तर दक्षिण दिशा में, लेकिन इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर में, उत्तर दक्षिण से मतलब जो उत्तर दक्षिण की दिशा में शव लेटाया जाता है, इसके दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली है? यहाँ पे प्रचलित थी उत्तर दक्षिण में, लेकिन कालीबंगा में शव जो है वो दक्षिण उत्तर में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व में और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण हैं बहावलपुर आंशिक समाधिकरण के उदाहरण हैं। अभी ये सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत है। ये क्या मत है? सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों का ये मत दिया हुआ है। विनाश का क्या कारण था? कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ के कारण ख़त्म हो गया। कौन कौन? मार्कल, मैके और SR राव। आर्यों के आक्रमण से ख़त्म हो गया, ये कहते हैं गार्डिन चाइल्ड, मार्टिमर विलर और स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन की वजह से विलुप्त हो गया, ये कहना है RL स्टीन और अमलानंद घोष का। भूतात्विक परिवर्तन हुआ है, ये कहना है MR साहनी, लैम्ब्रिक और डल्स का। महामारी की वजह से सब लोग मतलब मर गए, ये कहना है कनेडी का। और पर्यावरण परिवर्तन हुआ है, ये कहना है दिमित्रिव का। तो ये था आपका सिंधु सभ्यता और संस्कृति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी ही चीज़ों को इसमें कवर किया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है, कौन सी संस्कृति कहाँ, जो पूछा जाता है परीक्षा में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई थी। इसको 1 से 2 बार देखने से अच्छे से तैयार हो जाएगा।